Hello students, welcome to our video lecture classes. Now today we are going to discuss about steps in precision farming. Steps in precision farming. तो हमने प्रिसीजन फार्मिंग सिस्टम पढ़ा था इसके पहले प्रीवियस क्लास में, और आज हम स्टेप इन प्रिसीजन फार्मिंग देखते हैं क्या होता है। टू बेसिक स्टेप्स इन प्रिसीजन एग्रीकल्चर। जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर है उसमें जो बेसिक स्टेप है वो कितना, टू बेसिक स्टेप। कौन कौन सी टू बेसिक स्टेप्स है? आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ वेरिएबिलिटी। पहले क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिएबिलिटी ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट of variability. Identification and assessment of variability. आइडेंटिफिकेशन से मतलब क्या है? हम आइडेंटिफाई करें, उसको जाने उस चीज को, और उसका असेसमेंट करें। असेसमेंट मतलब एग्जामिन करें उसका, है ना, एग्जामिनेशन करें, जाने उसको। सबसे पहले जो वेरिएबिलिटीज हैं, वेरिएबल जो हैं, एक कांस्टेंट होता है, एक वेरिएबल होता है, तो जो वेरिएबल्स हैं उसका आइडेंटिफिकेशन करें, क्या क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है, और उसका असेसमेंट करें वेरिएबिलिटी का। तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है? ग्रिड सॉइल सैम्पलिंग। सबसे पहले हम क्या करते हैं? ग्रिड सॉइल सैम्पलिंग करते हैं। इसके फर्स्ट स्टेप में ग्रिड सॉइल सैम्पलिंग। Grid soil sampling uses the same principle of soil sampling. जैसे हम सॉइल सैम्पलिंग करते हैं ना, जनरल सॉइल सैंपल जब लेते हैं हम किसी भी एक फील्ड से, यदि हम सॉइल सैंपल लेते हैं तो कैसे लेते हैं? सॉइल का सैंपल कैसे लेते हैं? फील्ड के चारों कोनों से और एक बीच से, है ना। तो इस टाइप से सिंपल सॉइल सैंपलिंग करते हैं। बट intensity of sampling compared to the traditional sampling, जो intensity of sampling है, soil sample collected in a systematic grid also have location information that allow the data to be mapped. The goal of grid soil sampling is to generate a map of nutrient water requirement called application map. जब हम सॉइल सैम्पलिंग करते हैं, सॉइल सैम्पलिंग क्यों करते हैं? सॉइल की टेस्टिंग करने के लिए कि उसमें कितना न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, कितनी वाटर रिक्वायरमेंट है, सॉइल की कंडीशन क्या है, फिजिकल कंडीशन क्या है सॉइल की, है ना, वाटर रिक्वायरमेंट कितना है, सॉइल की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट कितना है, सॉइल में क्या न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, किस न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है। तो हम सॉइल की सैम्पलिंग इसीलिए करते हैं, टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पे एक फंडा आया है ग्रिड सॉइल सैम्पलिंग का। ग्रिड सॉइल सैम्पलिंग जो है ये सेम तो जो जनरल सॉइल सैम्पलिंग होती है उसकी जैसी होती है, बट यहाँ थोड़ी सी इंटेंसिटी का सवाल है। इंटेंसिटी यहाँ पे हम हाई रखते हैं, मतलब हम ज़्यादा सॉइल अलग अलग हिस्से से ज़्यादा सॉइल के जो अगर हमारा ये प्लॉट है, हम
सॉइल की जब सैंपलिंग करते हैं तो प्लॉट के चारों कोनों से लेंगे और एक यहाँ से लेंगे, बट हम इंटेंसिटी बढ़ा देंगे यहाँ पे सैंपल कलेक्शन की। यहाँ से हो सकता है हम 5 सैंपल ले लें, ये 4 ले लें, तो फिर चारों सभी जगह से ले लेंगे। यहाँ पे 4, तो ऐसे इंटेंसिटी बढ़ गई। तो इंटेंसिटी बढ़ने से क्या होता है, हमारा जो डाटा आता है टेस्टिंग के बाद वो हमारा एक्यूरेट हो जाता है। इसीलिए हम यहाँ पे ग्रिड सॉइल सैंपलिंग की बात की गई है, ठीक है। इसी को हम उसके बाद फिर हम मैप तैयार करते हैं, न्यूट्रिएंट और वाटर रिक्वायरमेंट मैप, जिसको हम एप्लीकेशन मैप बोलते हैं। इसके बाद आता है यील्ड मैप। Yield map क्या होता है? Yield mapping is the first step to determine the precise location of the highest and lowest yield area of the field. हम देखेंगे yield map, मतलब हमारा अगर बहुत बड़ा प्लॉट है, छोटे स्केल की बात नहीं कर रहे हैं हम बड़े स्केल की बात कर रहे हैं। जब भी टेक्नोलॉजी की बात करेंगे हम बड़ा स्केल की बात करेंगे। तो हमारा बड़ा स्केल है, बड़ा फील्ड है, हम देखेंगे कि अलग अलग सॉइल सैंपल करें, ठीक है। उसके बाद जिस सैंपलिंग से सॉइल जो प्लॉट है हमारा, प्लॉट के किस कोने से जो सॉइल सैंपलिंग हम किए, हो सकता है कि प्लॉट जैसे हमारा ये प्लॉट है, हम प्लॉट को एक नाम दे देते हैं ए, ये पार्ट बी, ये सी, ये डी, ये ई। हो सकता है हमारा इस वाले पार्ट में प्लॉट के न्यूट्रिएंट सॉइल कंडीशन अच्छी है, न्यूट्रिएंट अच्छा है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। तो हम यील्ड मैप जब बनाएंगे तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा यील्ड आएगी एज कंपेरिजन टू ये। हो सकता है कि इसके बाद इसका नंबर आता हो, इसके बाद इस प्लॉट का नंबर आता हो अच्छे में, सबसे अच्छा ये प्लॉट का ये भाग सबसे अच्छा, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो यील्ड सबसे अच्छी कहाँ होगी, यहाँ पे। उसके बाद ये, उसके बाद ये, हो सकता है कि ये सबसे ऊपर है। तो जब हम मैप तैयार करेंगे यील्ड मैप, तो ये सबसे पुअर कंडीशन पे है, इसका मतलब यहाँ पे यील्ड हमको कम मिलेगी या बहुत कम मिलेगी, या ये भी हो सकता है कि ना मिले। तो वन वे टू डिटरमाइन यील्ड मैप इज टू टेक सैंपल फ्रॉम द लैंड इन 100 मीटर ग्रिड पैटर्न। 100 ये, 100 ये और 100 ये, हम ऐसा लैंड चूज करेंगे 100 100 100। तो ये ग्रिड बन गया, क्या बन गया, ये ग्रिड, ठीक है। और यहाँ से हम सैंपल कलेक्ट करेंगे टू टेस्ट फॉर न्यूट्रिएंट लेवल, एसिडिटी भी चेक करेंगे, इसकी कितनी एसिडिक है, सॉइल एसिडिक है कि नहीं है। एसिडिक है तो फिर हम रिक्लेमेशन करेंगे इसका इलाज करेंगे, अमेंडमेंट करेंगे इसका, ठीक है। तो अदर फैक्टर्स भी हैं और भी दूसरे जो हम लेबोरेटरी में जो टेस्ट लगाते हैं। तो रिजल्ट्स कैन बी कंबाइंड विद द यील्ड मैप to see if application labels need to be adjusted for more effective yield, yet more economical placement that produces higher crop yield, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपने समझ गया होगा कि यील्ड मैप हम तैयार करते हैं अलग अलग ग्रिड बना के। ग्रिड इस तरह से बनते हैं कुछ 100 100 100 100 मीटर पर हम, ये एक ग्रिड हुआ, ये दूसरा ग्रिड, ये तीसरा ग्रिड, तो ऐसे सबको ग्रिडों में हम डिवाइड कर लेते हैं। यदि हमारे पास जैसे ये प्लॉट है, हमको इसको ग्रिड में डिवाइड करना है, तो ये हमारा
100 मीटर है, ये हमारा 100 मीटर, तो ये गया हमारा, तो ये गया, फिर ये 100, फिर ये 100, फिर ये 100, तो ये 100 मीटर के ग्रिड में डिवाइड हो गए। तो हमने सैम्पलिंग कर लिया सबकी, ये भी 100, ये 100, ये 100, ये 100, 100 मीटर के ये ग्रिड बन गए। इसी को हम ग्रिड सैम्पलिंग कहते हैं, ग्रिड सॉइल सैम्पलिंग। आ रहा समझ में? ठीक, यहाँ से सॉइल सैंपल ले लीजिए, यहाँ से ले लिए, यहाँ से ले लिए, यहाँ से ले लिए, यहाँ से ले लिए, सब सैम्पलिंग करें अलग अलग, और फिर हम देखें कि किस किस ग्रिड का यील्ड मैप अच्छा आ रहा है। समझ में आया? उसके बाद आती है क्रॉप स्काउटिंग। क्या आता है इसके बाद? क्रॉप स्काउटिंग। क्या होता है क्रॉप स्काउटिंग? इन सीजन ऑब्जर्वेशंस ऑफ क्रॉप कंडीशन लाइक वीट पैचेस, वीट टाइप कैन इंटेंसिटी, इंसेक्ट और फंगल इन्फेक्शंस, स्पीसीज एंड इंटेंसिटी, है ना, कि कौन सा फंगल इन्फेक्शन है। क्रॉप स्काउटिंग मतलब किसी सीज़न विशेष में हम कौन सा वीट के पैचेस आ रहे हैं, वीट कौन सा लग रहा है इसमें, उसकी इंटेंसिटी क्या है, कौन सी स्पीसीज़ है, फंगस कौन सा है, एंड क्रॉप टिश्यू न्यूट्रिएंट स्टेटस क्या है। क्रॉप की जो टिश्यू है उसका हमने न्यूट्रिएंट स्टेटस चेक किया, उसका स्टेटस क्या है। कैन बी हेल्पफुल लेटर व्हेन एक्सप्लेनिंग वेरिएशंस इन यील्ड मैप। जब हम यील्ड मैप का वेरिएशन का एक्सप्लेनेशन देंगे तब ये यहाँ पे काम आएगा कि प्लांट टिश्यू का जो हम न्यूट्रिएंट स्टेटस हमने चेक किया है किस पे, क्रॉप स्काउटिंग पे, ये हमको इसके एक्सप्लेनेशन में काम आता है। समझ में आ रहा है? लेबोरेटरी में हम क्रॉप का टिश्यू निकालते हैं और लेबोरेटरी में उसको चेक करते हैं। टिश्यू मतलब किसी प्लांट का एक पार्ट, या जैसे पत्ती है जो इन्फेक्टेड पार्ट है उसको निकाल के फिर हम उसका एग्जामिन करते हैं, है ना, उसका फिर डाटा निकल के आता है, कौन सा इंसेक्ट लगा है उसमें, फंगस इन्फेक्शन है तो कौन सा है, कौन सी स्पीसीज़ है, उसकी कितनी इंटेंसिटी है ना, किस स्टेज पे है वो फंगस। तो ये होता है क्रॉप स्काउटिंग पे। यूज ऑफ प्रिसीजन टेक्नोलॉजी फॉर असेसिंग वेरिएबिलिटीज। यूज ऑफ प्रिसीजन टेक्नोलॉजी use of precision technologies, use of precision technologies for assessing variability। यूज ऑफ प्रिसीजन टेक्नोलॉजीज असेसिंग वेरिएबिलिटीज मतलब जो जो फास्टर एंड इन रियल टाइम असेसमेंट है ऑफ वेरिएबिलिटीज, जो वेरिएबिलिटीज हैं उसका फास्टर एंड इन रियल टाइम जो असेसमेंट है इज पॉसिबल ओनली थ्रू एडवांस्ड टूल ऑफ प्रिसीजन एग्रीकल्चर। हमारे पास एडवांस्ड टूल होने चाहिए जब हम ये सारी जो यील्ड मैप बनाना है, क्रॉप स्काउटिंग पे यदि हमको काम करना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रिसीजन टूल होने चाहिए।
अच्छे टूल होने चाहिए, एडवांस्ड टूल होने चाहिए, तभी हमारा जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो निकल के आएगा सामने। यदि हमको फास्ट रिजल्ट चाहिए, रियल टाइम असेसमेंट चाहिए, रियल टाइम मतलब आज हुआ तो आज के आज ही, प्रेजेंट टाइम में। ऐसा नहीं कि हमने क्रॉप ले गए या हमने सॉइल सैम्पलिंग करा और हमें वो उसके जो रिजल्ट आ रहे हैं, कब हमारा सीज़न ख़त्म हो गया उसके बाद हमें रिजल्ट मिल रहा है, तो वो रिजल्ट हमारे कोई काम का नहीं है। या टाइम पे नहीं मिल रहा है तो वो रिजल्ट हमारे कोई काम के नहीं है। तो फास्टर एंड इन रियल टाइम असेसमेंट ऑफ वेरिएबिलिटी इज पॉसिबल ओनली थ्रू एडवांस्ड टूल्स ऑफ प्रिसीजन एग्रीकल्चर। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा जो है हमारा, जो 2 स्टेप्स देखे थे हमने। फर्स्ट हमने क्या देखा, आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ वेरिएबिलिटी। अब हम सेकंड क्या देखेंगे, मैनेजमेंट ऑफ वेरिएबिलिटी। सेकंड क्या है हमारा, मैनेजमेंट ऑफ वेरिएबिलिटी। मैनेजमेंट ऑफ वेरिएबिलिटी मतलब हम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ वेरिएशंस आएगा, मैनेजमेंट की वेरिएबिलिटी को भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। प्रिसीजन फार्मिंग में हम यदि कोई मैनेजमेंट करते हैं तो ग्रिड्स वाइज सैंपल आर एनालाइज्ड इन द लेबोरेटरी एंड एन इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉप इनपुट, जैसे कि न्यूट्रिएंट हो गया, वाटर हो गया, है ना। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉप इनपुट नीड्स इज मेड फॉर ईच सॉइल सैंपल। हर सॉइल सैंपल में जो इंटरप्रिटेशन हमारा जो क्रॉप इनपुट का आ रहा है वो हम उसकी हमें ज़रूरत होगी, जैसे कि न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट कितना है, वाटर कितना देना है उस पर, या वाटर रिक्वायरमेंट क्या है ना। तो हर सैंपल की हमें पता होनी चाहिए, ये मैनेजमेंट की वेरिएबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद then the input application map is plotted using the entire set of soil sample। पूरा का पूरा सॉइल सैंपल जो हमने लिया है, अलग अलग ग्रेड का हमारे पास डाटा आ गया, अलग अलग ग्रेड सैम्पलिंग करे हमने, उसके डाटा आ गए। उसके बाद हम पूरा जो इनपुट एप्लीकेशन मैप जो है, इनपुट एप्लीकेशन मैप मतलब इनपुट मतलब सॉइल को हम क्या क्या दे रहे हैं, हम न्यूट्रिएंट देंगे, वाटर देंगे, इंसेक्टिसाइड देंगे, पेस्टिसाइड देंगे, उस सब की जो हमारे पास इसको हम क्या बोलेंगे, इनपुट। तो इस इनपुट एप्लीकेशन का जो मैप तैयार होगा ये पूरा का पूरा सॉइल सैंपल के लिए तैयार होगा। देन द इनपुट एप्लीकेशन मैप इज लोडेड इनटू अ कंप्यूटर माउंटेड ऑन अ वेरिएबल रेट इनपुट एप्लीकेटर। जो वेरिएबल रेट इनपुट एप्लीकेटर है, ये एप्लीकेशंस हैं जो कंप्यूटर पे हम उसको फिर माउंट करते हैं। द कंप्यूटर यूजेस द इनपुट एप्लीकेशन मैप एंड जीपीएस रिसीवर्स टू डायरेक्ट अ प्रोडक्ट डिलीवरी कंट्रोलर दैट चेंजेस द अमाउंट और काइंड ऑफ इनपुट अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन मैप। फिर हम उसकी प्रोसेसिंग करते हैं कंप्यूटर पे, हमारा एक प्रोग्राम होता है उस पर लोड करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग होती है और फिर हमें रिजल्ट मिलते हैं। इसके बाद आता है यील्ड मॉनिटरिंग एंड मैपिंग। मैनेजमेंट के अंदर यील्ड मॉनिटरिंग एंड मैपिंग। उसके बाद यील्ड मेजरमेंट आर एसेंशियल फॉर मेकिंग साउंड मैनेजमेंट डिसीजन, ठीक है। हमारे पास यील्ड का मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट मेजरमेंट कहलाता है। यदि हमको अच्छा मेजरमेंट डिसीजन मैनेजमेंट डिसीजन लेना है तो हाउएवर सॉइल
landscape and other environmental factor should also be weighted when interpreting yield map। ठीक है, हालांकि लैंडस्केप और अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हम कंसीडर करते हैं जब हम यील्ड मैप तैयार करते हैं। ठीक है, यूज्ड प्रॉपरली यील्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स important feedback in determining the effect of managed input such as fertilizer amendments कि क्या अमेंडमेंट करना है। जैसे एसिडिक सॉइल है तो बेसिस उसको न्यूट्रल करने के लिए हम क्या उसमें अमेंड करेंगे, है ना। जैसे कैल्शियम वगैरह कुछ मिलाते हैं, जब सॉइल एसिडिटी बढ़ जाती है तो कैल्शियम के लवण या कैल्शियम कार्बोनेट कुछ तो उसका एप्लीकेशन करते हैं। फर्टिलाइजर है, सीड है, पेस्टिसाइड्स है एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग टिलेज एंड इरिगेशन। ठीक है, तो एक बार और बता दूं मैं कि यील्ड मैनेजमेंट आर इसेंशियल फॉर मेकिंग साउंड मैनेजमेंट डिसीजन। अगर हमको अच्छा मैनेजमेंट डिसीजन चाहिए तो यील्ड मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। सॉइल लैंडस्केप एंड अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर should also be weighted when interpreting yield map। जब हम yield map को इंटरप्रेट करते हैं तो दूसरे जो वेरिएबल्स हैं जैसे लैंडस्केप और अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर इसको भी कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है। यूज्ड प्रॉपरली यील्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट फीडबैक इन डिटरमाइनिंग द इफेक्ट ऑफ मैनेज्ड इनपुट सच एज फर्टिलाइजर अमेंडमेंट्स सीड पेस्टिसाइड एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग टिलेज। कल्चरल प्रैक्टिसेस में क्या आता है, टिलेज आता है, इरिगेशन है। तो सिंस यील्ड मेजरमेंट फ्रॉम अ सिंगल ईयर मे बी हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय वेदर। यील्ड जो मेजरमेंट हम कर रहे हैं किसी एक सिंगल ईयर का या किसी एक साल का, तो वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा वेदर से। It is always advisable to examine yield data of several years, including data from extreme weather year that helps in pinpointing whether the observed yield are due to management or climate इंड्यूस्ड। अगर हम सिंगल एक साल का अगर लेके चलेंगे कि अगर पिछले साल का डाटा एनालाइज करेंगे तो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आएगा, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा उस डाटा में वेदर से। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक साल में हम ये नहीं बोल सकते कि उस पर्टिकुलर सॉइल की कंडीशन कैसी है या उस पर्टिकुलर सॉइल में जो हम क्रॉप ले रहे हैं उस एक साल के डाटा से या उस एक साल की यील्ड से हम ये नहीं बता सकते कि ये सॉइल कैसी है, या यहाँ का डाटा हम प्रीडिफाइन नहीं कर सकते जब तक कि हम बहुत कई सालों का डाटा को कंपाइल नहीं करेंगे। सेवरल ईयर्स, लगभग 10 साल या 20 साल या 5 साल का डाटा जब तक हम नहीं लेंगे तब तक हमको रिजल्ट जो है वो प्रिसाइज नहीं मिलेगा। एक साल के रिजल्ट के बेसिस पे हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट स्टेप इन प्रिसीजन फार्मिंग में इतना पर्याप्त है। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मैं इसके नोट्स दे दूंगा आपको। थैंक यू।